आप सभी को आज विभावरी का कड़क जय भीम। आप सोच रहे होंगे कड़क जय भीम क्या हो गया है आज। यस, तो हमारे बीच आए हैं कड़क जय भीम के फेमस रैप सिंगर, रैप स्टार विपिन तातड़। आइए स्वागत करते हैं विपिन जी का। जय भीम। जय भीम विपिन जी। कड़क जय भीम। यस, कड़क जय भीम। आपको देख के तो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एक हेयर स्टाइल वगैरह देख के थोड़ा सा वो क्रिकेटर नहीं है क्या, मलिंगा। मलिंगा, राइट। सभी यही बोलते बोलते हैं ना हाँ, सभी यही। सभी यही। कभी पे जाता हूँ तो हाँ, आपके मलिंगा जैसे बाल है। है ना। कलर भी उसी टाइप है थोड़ा। यस। और बचपन से ही करली हेयर्स है तो अच्छा। हाँ, जब भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कर कर हो जाते कर्ल हो हैं। जाते यस, हैं। और अपने आप। ये कलर सेम ही था आपका या आपने चेंज करवाया? नहीं नहीं, थोड़ा सा चेंज किया था बट अभी ऐसे ही हो जाता है। मैं ब्लैक भी करता ओके। हूँ तो ऑटोमेटिकली ऐसे ही हो जाता क्या बात है, है। क्या बात है। और टी शर्ट से एकदम मैच हो गया आज। यस, टी शर्ट मैच हो। तो आप रैप स्टार है, रैप यस सिंगर है, और हमने सुना है, इवन हमने देखा है झुंड पिक्चर में, यस नागराज मंजूड़े जी का फिल्म था ये, जहाँ यस यस। पे स्टार थे अमिताभ बच्चन सर। और उसमें आपका रैप सॉन्ग हमने सुना तो हमको इतना प्राउड हुआ कि विदर्भ में एक इतने अच्छे रैप सिंगर है, रैप स्टार है। तो ये रैप जो है लोगों के इतने करीब क्यों है, मतलब यंगस्टर्स इतना पसंद कर रहे हैं, तो ये इतना करीब क्यों है ऐसा आपको लगता है? क्योंकि अभी जो इंडिया में रैप की शुरुआत यंग रैपर से ही शुरुआत हुई है। इसमें जैसे वो बात कर सकते हैं अभी हनी सिंह, बादशाह, जी इन्होंने जो ट्रेंड लाया है तो पब के जो गाने हैं। और उनके गाने जो है पब में ज़्यादा बजते हैं, डीजेज में ज़्यादा बजते हैं। तो इसमें से जो जो भी यंग जनरेशन है या जो भी यंग पीढ़ी है, ये ज़्यादातर रैप सुनने को तैयार होगी कि ये क्या है, नया पैटर्न आ गया कि एक गाना बजता है उसमें बीच में रैप आ जाता है। तो ये कुछ तो भी अलग बजता है ना, इसमें सुर रहता है ना ताल, बस राइमिंग्स पे खेल रहता है। जी और राइमिंग्स कुछ अलग होते हैं, किसी कोई शब्द अलग आ गया, अपना सा आ गया। तो ये बहुत फेमस हो गया है इसमें। और फिर बाद में धीरे धीरे कल्चर बढ़ते गया रैप का इंडिया में। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि रैप उधर से अफ्रीका से स्टार्ट हुआ। जी। पर असली रैप का मतलब लोगों को पता ही नहीं था। पर लोगों को ऐसा लगता था कि डीजे पे रैप बज रहा है, पब में रैप बज रहा है, बोले तो यहाँ ये पे। रैप है। हाँ, जी इंडिया में। जी। फिर कोई रैप आ गए तो कोई गालियाँ देने लग गए रैप में, है ना। कोई उधर इंग्लिश में गालियाँ देता था तो कोई इधर हिंदी में। कोई सिगरेट या गांजा, नशे पानी या कपड़े कम मतलब है ना, थोड़ा सा लोफर टाइप रहना है तो लोगों को लगने लग गया कि ये रैप है। और कुछ लिख दिया दो चार लाइन, इसको लग गया कि रैप है। पर सही तो रैप की शुरुआत जहाँ से हुई थी, अफ्रीका से। ब्लैक एंड वाइट कल्चर, मतलब जो एक विद्रोह का प्रतीक माना जाता है, तो रैप की शुरुआत वहाँ से हुई। और इंडिया में रैप की शुरुआत इस तरीके से हुई। तो इसलिए यंग जनरेशन में रैप ज़्यादा स्प्रेड हुआ डीजेस में बजने के कारण। और इसमें सब फ्री है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं कि यही होना चाहिए, स सा सारे गामा पादा ये सुर। इसमें ना कुछ ऐसा नियम नहीं है कुछ। जी तो ये ज़्यादातर लोगों को पसंद आया। और यहाँ पे ऐसा यंग जनरेशन में ज़्यादातर अभी ये क्रेज़ है ना। इसमें फ्रीडम होने के कारण लोग उसको ज़्यादा सुनते हैं, गालियाँ सुनने मिलती है कुछ ना कुछ यंग जनरेशन को। तो उनको अट्रैक्शन लगता है कि ये तो कुछ अलग ही है, पुराने गानों से ये कुछ अलग है। तो वो ज़्यादातर सुनते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये चीज़ करनी नहीं चाहिए, तो लोग उसको पहले करते। तो ऐसा ही सीन है इसका। तो रैप ये अभी के दौर में तो बहुत ही क्रेज़ है रैप का। तो लोग उसको सुनते ही हैं। फ्रीडम तो यस किसी को नहीं पसंद होता, सभी यस, को फ्रीडम फ्रीडम पसंद होता पसंद है। होता और है। आप कुछ भी जहाँ बोल सकते यस हो, यस, व्यक्त हो सकते हो, व्यक्त हो वो सकते हैं। प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल यस से यस सभी को यस। बहुत पर पसंद है। इंडिया में ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे अच्छे रैपर्स भी हैं पर वो अभी तक लोगों तक पहुँचे नहीं है। मतलब असली रैप का मतलब जो करते हैं, बहुत सारे रैपर्स हैं जो वो काम कर रहे हैं जी उस दौर पे। पर ज़्यादातर दो पार्ट्स बन गए। एक पार्ट ज़्यादा फेमस हो गया है, जो जैसे मैंने बोला, जैसे पप टाइप, ये टाइप, ये ज़्यादा फेमस हुआ है। जी। पर दूसरा पार्ट भी है जो हम जैसे रैपर्स उसको आगे लेके जा रहे हैं, ऐसा। क्या है यस आपका पार्ट, आप थोड़ा बताएंगे हमें? यस, जैसे मैंने बोला कि रैप की शुरुआत एक विद्रोह, एक समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, जी या
हमारे अंदर जो फीलिंग है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी गुस्सा है, वो एक लिखान के माध्यम से बाहर निकलता है, जी। उसे रैप कहते हैं। वो फिर ज़रूरी नहीं है कि राइमिंग जोड़नी चाहिए, ये भी ज़रूरी नहीं है कि म्यूज़िक उसमें मैच होता है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि सुर उसमें है कि नहीं। रैप बोले तो एक विद्रोह करना है, एक अपनी सच्चाई बताना है, समाज को आईना दिखाना है, मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है, एक विद्रोह करके वो रैप बाहर निकल रहा है। तो यही मेरा पैटर्न है। जिस बस्ती से मैं आता हूँ, भीमनगर, सिद्धार्थनगर, इस बस्ती से, ये बचपन से ही मैं मेरा स्ट्रगल देखते आ रहा हूँ। मतलब स्ट्रगल बोले तो मेरे बस्ती का स्ट्रगल देखते आ रहा हूँ कि वहाँ पे आज भी अगर अपन गए तो उसका पीने का पानी का जो नल है वो नाली से होके आता है, वो उसका जो पाइप है वो नाली से होके आता है। आज भी मेरे बस्ती में अगर तुम जाओगे सार्वजनिक संडास में, तो आज जाओगे तो उल्टी करके आप वापस आओगे, ऐसी स्थिति वहाँ पे है। और बहुत छोटे छोटे घर हैं, पहले हम खुले में जाते थे, अभी थोड़ा सा डेवलप हो गया, पर आज भी ये है। मेरी एरिया में दारू के धंधे, जुए के धंधे, वर्ली सट्टा मटका, ये बस्ती में क्यों है ना? क्योंकि अपने बस्ती के बच्चे अगर इसमें बिगड़ गए, बचपन से ही दारू का शौक लग गया, जुआ का शौक लग गया, तो ये पढ़ ही नहीं पाएंगे। पढ़ाई में बचपन से इनको इस धंधों में गुता के रखा है, तो ये सारे प्रश्न मुझे गिरते गए, मतलब है ना, और वही मैं लिखते गया। फिर लिखने के बाद में मेरे रैप की शुरुआत यहाँ से शुरू हुई, मेरे बस्ती से। तो यही फ़र्क है थोड़ा, मैं पब से कुछ अलग लिखता हूँ, मेरे बस्ती के मुद्दे लिखता हूँ, मेरे ज़मीन के मुद्दे लिखता हूँ, हमारे हक की बात करता हूँ। तो ये हमारे रैप की कुछ अलग बात है, सच्चाई बताना, है ना, ये सब। बहुत ही गहरी बात कह दी आपने कि जो सच्चाई है, आईना दिखाना, उसको रैप कहते हैं, वो सही मायने में रैप है। तो आपका एक्चुअली मैं एकदम खो गई थी कि आपकी बस्ती का पूरा दृश्य ही खड़ा कर दिया आपने मेरे सामने। तो मेरा प्रश्न भी यही है कि हम ऐसा बोलते हैं ना, हमारे बच्चों को अच्छा, जितना अच्छा बैकग्राउंड देंगे ना उतने अच्छे बच्चे होंगे, ऐसा सोचते हैं। तो आप इस बैकग्राउंड से आते हैं जो अभी आपने एक्सप्लेन किया, तो आपने खुद को कैसे संभाला? क्या चीज़ थी जो खराब चीज़ों की तरफ नहीं लेके जाके एक अच्छा रास्ता आपने चुना? एक बार हमारी बस्ती उठने वाली थी, तो मेरे पापा, मेरे भाई वगैरह ये सब एक्टिव थे समाज में, है ना, आंदोलन वगैरह ये सब करने में, बिहार में जाना, ये सब। मेरे पापा ज़्यादा एक्टिव थे, किताबें वगैरह बाबा साहब की थी हमारे घर पे, फ़ोटोज़ थे। पर बचपन में मुझे पता ही नहीं था कि ये फ़ोटो किसका है, ये नीले झंडे क्यों लेके आंदोलन कर रहे हैं सब। तो सब हमारे बस्ती एक उठने वाली थी, तो मैंने पूछा पापा को कि ये क्या हो रहा है, अपने लोग क्यों आंदोलन करते हैं, नीले झंडे ये सब, फ़ोटोज़ वगैरह किसका फ़ोटो है। तो पापा बोल रहे थे कि अपनी बस्ती उठ रही है तो उसके लिए सब आंदोलन चल रहा है। फिर तब से मुझे धीरे धीरे पता चला कि ये हमारा स्ट्रगल बहुत पुराना है। फिर धीरे धीरे जो बस्ती में हमारे गाने बजते थे, तो उस गाने, वामन दादा कर्डक के गाने, आनंद शिंदे, इनके सब के गानों से मुझे पता चलता था कि बाबा साहब का स्ट्रगल क्या था। पानी का संघर्ष करना पड़ा, हिंदू कोड बिल, ये सब जितने भी मुद्दे हैं, मंदिर जाने का संघर्ष करना पड़ा। फिर ये मुझे धीरे धीरे पता चलते गया, फिर बाबा साहब के बारे में पता चलते गया कि ये तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ज़बरदस्त बात है, और संविधान के रूप में हमें ये सब फ्रीडम मिल रहा है, ये उनके वजह से मिल रहा है। तो फिर यहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया बाबा साहब के बारे में, मुझे बातें पता चली कि हमारे लोग जो है ना, लाठीचार्ज ये सब हमारे लोगों के साथ में क्यों होता है, हमारे लोगों के साथ में ये सब तरह तकलीफ़ें क्यों होती है। तो यहाँ से मेरा लिखने की शुरुआत हुई, मेरे रैप की लिखने की शुरुआत हुई। तो ये मेरा मोमेंट था। उसी टाइम खैरलान जी की आंदोलन चल रहे थे, और ये ना सभी बातें कोई मीडिया नहीं दिखा रहा था। मतलब सब मीडिया में कुछ अलग ही बातें होती थी। इतने सारे आंदोलन होके, लाठीचार्ज होके, लोग हमारे लोग मर जाते थे ऐसे गोलियां मार के, जैसे नामांतरण का औरंगाबाद का विषय, संभाजीनगर का विषय। तो ये सब बातें मुझे मीडिया में नहीं दिखती थी। खैरलान जी जैसा बड़ा विषय, उनको 2006 से लेकर तो अभी तक न्याय नहीं मिला। उनके फैमिलीज़ में सब की डेथ होगी, पर अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। तो ये परिस्थिति है, ये सब बातें हमारे न्यूज़ में, रियलिटीज़ जो दिखती नहीं थी। फिर वहाँ से एक ध्यान में आया कि कुछ तो भी लिखना चाहिए, हमें कुछ तो भी अपना मीडिया खड़ा करना चाहिए। तो
कुछ लाइंस निकली, कुछ रैप्स निकले, तो वो लिखते गए, फिर वो यूट्यूब पे डाले, और यूट्यूब पे डालने के बाद में वो थोड़े से फेमस हो गए, लोगों को पता चल गया। ये जो काम ने मीडिया ने करना चाहिए, हमें लगता था कि ये नहीं दिखा पा रहे, मतलब नहीं दिखा रहे, जानबूझ के नहीं दिखा रहे। फिर हमने हमारे रैप के माध्यम से इसको दिखाने की कोशिश की कि रियलिटी क्या होती है, मतलब ग्राउंड लेवल से क्या बातें आपको नहीं पता, तो ये हमने इसमें बताने की शुरुआत की। मतलब जो मुद्दे मुझे नहीं, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आप अगर कुछ लाइनें हमको सुना दे, मतलब यस, जो भी लिखी थी आपने इसके रिलेटेड। अभी खैरलान जी का जो हुआ था, मैंने वुमेंस डे पे एक रैप लिखा था, तो उसमें मैंने ऐड किया था, मेरे देश में हर मिनट में होता बलात्कार, ये पुराने ये चोचले ये रीति रिवाज बकवास थर्ड क्लास, घूंघट में बेटी आज घर में लड़की ना हो पैदा, इसलिए करते पूजा पाठ के ढोंग सोंग से रोक से ये लड़का हाँ ऊपर से नहीं आता, अबे सुन बे नकली वो माँ की कोक से ही आता, फिर भोगता ना रोकता ना गंदे विचारों को, कोई दबाता नारी को कोई जलाता नारी को, हम तो त्योहारों से जलाते होली का नारी को, क्यों धर्मों में यहाँ निचला बताया नारी को, यहाँ गाँव में खेतों में बड़े लोगों का दबाव, वो खेत में काम पे छेड़छाड़ और दबाव, सारा सिस्टम का है दोष, पूरा सिस्टम में है झोल, हम तो गाली देते यहाँ पे तो विक्टिम को ही रोज, बोले विक्टिम का ही दोष, अरे विक्टिम का ही दोष, अरे तोड़ डालना ये रीति रिवाजों को, हा 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 बोल डालना तेरे मन में जो आए वो, हा हा जोर डालना अपने मंजिल को पाने को, हा हा चीर डालना तेरे बीच में जो आए वो। तो ये मेरे बीच का एक वर्ष था। बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो ऐसा है, एक मैंने कल के प्रोग्राम में भी जो गाया था, एक राजा है मादा शिवबा, एक राजा है मादा भीमराव जी, तो उसमें भी मेरे बस्ती के बारे में मैंने बताया था, मेरे बस्ती में तकलीफें क्यों, यहाँ दारू की जुए धंधे रे क्यों, हम गटर नाली कचरा साफ करे क्यों, आज मिला है मौका तो चुप रहो क्यों, माया वस्तीतून झाली मा रॅपची सुरुवात, जी 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 जी, माया लोकांले आज भी जातीच्या नावावर मारते है जी जी जी, माया रॅप न सांगन मी सारं म शिवबाचा मावळा हा जी जी जी, बाबासाहेबांना दिला हो कायदा मी कायद्यानं जोडन जी जी जी। तो ऐसा है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो 18 पगड़ जातियों को लेके चलते थे, और बाबा साहब का कायदा है जो उस कायदे की वजह से मैं यहाँ पे सब बोल पा रहा हूँ, ये लोकशाही की वजह से सब बोल पा रहा हूँ, और हाँ, और हम सब 18 पगड़ जाति सब मिलजुल के हैं हम सब। कुछ लोग हैं जो कास्टिज्म ये सब होता है तो उस पर बोलना पड़ता है। यस, बिल्कुल। तो आपने हमें जो भी ये सुनाया है, एक्चुअली सही में मतलब रैप ऐसा कि कोई भाषण देने के बजाय ये बहुत ही अच्छा जरिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा कनेक्ट हो जाता है। भाषण भी अपनी जगह ठीक है, हर एक जरिया जो है जो लोगों को जागरूक करे वो सभी बहुत ही एम्पावर्ड है, बहुत ही ज़रूरी है। बट अलग अलग तबके के लोगों को, अलग अलग एज के लोगों को, जैसे रैप जो है वो डायरेक्ट सीधा कनेक्ट होता है यंगस्टर्स को, मुझे ऐसा लगता है। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है कि हम कोई चीज़ों को सही तरीके से दिखा दे, उसका आईना दिखा दे। तो झुंड मूवी में एक बहुत ही बढ़िया मतलब रैप आपने लिखा था, जो वो मूवी का जो भी है झुंड का ऐसा था, मतलब तब तक जो रैप मैं लिखता था लोगों तक बहुत कम पता था कि रैप है करके, है ना, और मैं रैपर हूँ ये भी लोगों को बहुत कम पता था। अच्छा। क्योंकि एक आर्टिस्ट हूँ मैं, मेरे कुछ एक दो ही रैप रिलीज हुए थे। हाँ, आप तब तक यानी प्राइवेटली रिलीज कर चुके थे? यस, मेरे कम से कम 4-5 रैप रिलीज हो गए थे। ठीक है। हमारी एक टीम है रैपटोली करके, उसमें मंगेश है, चार्ली है, और भी तौसीफ था, मतलब ऐसे 4-5 लोगों की टीम है। तो अभी फिलहाल हम कुछ लोग बचे हुए हैं उसमें, और अभी तक वो लेके चल रहे हैं। नागराज सर कैसे कनेक्ट हुए आपसे? यस, तो कोविड का टाइम था, झुंड मूवी सब शूट होके रेडी हो गई थी इधर नागपुर में, उसका एडिटिंग का काम भी हो गया था, उसका साउंड का काम चल रहा था। तब मैं कोविड के बाद पुणे में वीडियो एडिटर करके एक न्यूज़ चैनल में काम करता था। तो एक संडे का दिन था, एक प्रोटेस्ट चल रहा था गुडलक चौक में, हाथरस केस के संदर्भ में, वो रेप केस के संदर्भ में था। तो यस, पूना में। तो मैं शॉपिंग करने ऐसे घूम रहा था, तो वहाँ पे दिखा, और प्रोटेस्ट से मुझे लगाव था कि कुछ तो भी आंदोलन हो रहा है। तो फिर मैं घुस गया वहाँ पे, उनको बोला मुझे एक रैप बोलना है। तो बोले कैसा रैप है तेरा, मतलब है ना हमारे रिलेटेड है कि नहीं है, ऐसा बनाया था ना मैं तब वहाँ पे सब।
तो मैंने बोला कि ऐसा ही है, अपने लोकशाही के ऊपर रैप है, मेरा एक लोकशाही करके एक रैप है। तो मैंने वहाँ पे वो प्रेजेंट किया था, वो सब खुश हो गए, मतलब वो भी बताइए। हाँ वो रैप था कि लोकशाही और कैसे धीरे धीरे अपने देश में हुकुमशाही की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यस, कैसे अपना फ्रीडम धीरे धीरे छीना जा रहा है, तो उसके ऊपर हमने रैप लिखा था। मंगेश ने भी उसमें गाया है, चार्ली ने भी, जो हमारे टीम है, सब मिलके कोलैब था, तो वो मैंने वहाँ पे गाया था। और वहाँ पे एक्सीडेंटली झुंड मूवी के जो बैकग्राउंड स्कोरिंग जो काम कर रहे थे साकेत कानेटकर दादा, तो उन्होंने मुझे सडनली वहाँ पे देख लिया रैप करते हुए। फिर रैप करते हुए उन्होंने हो गया, सब फोटोज़ ले रहे थे, नंबर मांग रहे थे, कहाँ से हो वगैरह, मतलब चर्चा हो गई थी वहाँ पे। फिर वो दादा आए कि मेरा नाम साकेत है, और झुंड मूवी जो नागपुर में ये हुआ अमिताभ बच्चन का, नागराज सर का, उसका म्यूज़िक का काम मैं कर रहा हूँ, और अभी हो गई रेडी। मुझे मजाक ही लग रहा था, कुछ भी फेंक रहे हैं भाई तो उधर हुई शूट, इधर क्या कर रहे हैं सब। और तो रिलीज भी होने वाली थी, अभी तक काम भी नहीं हुआ क्या पूरा? हाँ बोले, हम बैकग्राउंड का काम चालू है म्यूज़िक का, और कोविड के वजह से वो मूवी रुकी हुई है, थिएटर रिलीज नहीं हुई है। तो कल आई है स्टूडियो में, थोड़ा देखते हैं मूवी को वगैरह। नोला झुंड मूवी देखने की मिल रही, तो कल स्टूडियो में गया, फिर उन्होंने मुझे पूरा मूवी दिखाया, अनरिलीज मूवी दिखाया। मुझे पता ही नहीं था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, फिर बताया। फिर मूवी ख़त्म होने के बाद उन्होंने बोला कि नागराज सर का बोलना ऐसा है कि उस मूवी का एंड एकदम जम नहीं रहा है, एकदम प्लेन जा रहा है। उसमें वो जो एक फ्लाइट टेक ऑफ करते हैं, सभी बच्चों को लेकर अमिताभ बच्चन सर जब नेशनल खेलने जाते हैं या इंटरनेशनल खेलने जाते हैं, तब वहाँ पे एक पावरफुल रैप चाहिए। तो ये रैप तू ही लिख सकता है, एक बस्ती का लड़का ही लिख सकता है, ऐसा नागराज सर ने बोला है। मैंने बोला अरे, तो मैंने बोला ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने मुझे म्यूज़िक दिया कुछ करीबन 6 बजे रात जाते समय, और मैंने रात को 1:30 बजे उनको रैप लिख के दिया। तो उन्होंने फिर वो सीन किया मॉर्निंग में 8 बजे, फिर उन्होंने कम से कम 30-40 बार सुना। उनका फ़ोन आया, अरे हमने कम से कम 30-40 बार सुना, बहुत अच्छा लगा, अभी मैं सर को भेजता हूँ। फिर सर को भी बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसी वो चांस मिला मुझे झुंड का, मतलब उनका ऐसा बोलना था। आपने सिर्फ लिख के दिया या कुछ ऐसे रिकॉर्ड वगैरह? यस, लिख के रिकॉर्डिंग किया उनके स्टूडियो में, और म्यूज़िक उन्होंने किया था साकेत दादा ने, और फिर वो मूवी में आया। फिर वो रिलीज़ होने को भी टाइम लगा क्योंकि कोविड के वजह से। वो रैप ऐसा था, मतलब नागराज सर से जब बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने बोला कि अगर बस्ती के बच्चों को, गांव के बच्चों को अगर चांस मिल जाए तो वो क्या कर सकते हैं, मतलब उनको एक चांस मिल जाए। ये जो बड़ी बड़ी दीवारें खड़े करके रखी है हमारे बीच में अमीरी गरीबी की, अगर इन बच्चों को अगर सही में खड़ा कर दिया जाए तो हम बॉलीवुड हॉलीवुड हिला सकते हैं, अगर चांस मिल जाए तो। जैसे बाबा साहब को एक चांस मिला था तो उन्होंने संविधान लिख दिया था। तो उन्होंने ये बात की मेरे से कि तेरे को भी ऐसा एक चांस मिला है, बोले तेरे को ये सारांश लिखना है, ये जो तूने पूरी मूवी देखी है उसका एक सारांश 30 या 40 सेकंड में लिखना है। क्या? तो मैं तो बस्ती का ही लड़का था, मेरे को पता था। तो एक रैप ऐसा था। आपको चैलेंज लगा? काफी चैलेंज नहीं लगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो स्टोरी मेरे पे ही थी, मतलब वो स्टोरी जो भी मैं देख रहा था वो बस्ती के बच्चों पे स्टोरीज थी। ये सब धंधे हम करके बैठे हैं, नशे से लेके सब। फिर जाके समझा कि ये सब गलत है, और उसके आगे निकल गए, फिर अभी यहाँ तक पहुँचे। वो रैप ऐसा था, अबे चल बे हट बे देख, हम गिरेंगे 100 बार उठेंगे, फिर भी दौड़ेंगे, भागेंगे, सोचेंगे, चिल्लेंगे, बोलेंगे, भिड़ेंगे, लड़ेंगे, तुझ में दम है रोक के देख, ये लंबी तुम्हारी दीवारों पे हमारी सोच बनेगी रे देख। देखो झुंड है फिर भी टीम है सेठ, जो पड़ पट्टी रंग है सेठ, ये भेदभाव वाली दीवार तेरी फटेली पहले से खुद से देख। हम उटक पटक पटक देते तो तोपची अपने घर का छोटे, 18 पगड़ लगते जिगर, हाड़ हिडर पट्टी पिटर, गुंज गुंज यहाँ बुलबुल, काले मेल के गरी के गटर से उबर के चमक के आए ला झुंड। क्या बात, बहुत ही बढ़िया। तो ऐसा लिखा था मैंने, और बस्ती से होने के कारण ये सब बातें मेरे को पता थी। और मराठी से अच्छा मेरी हिंदी भी अच्छी थी, क्योंकि मैं बचपन में सरकारी स्कूल में था, तो वहाँ पे हिंदी ज़्यादा, सिंधी हिंदी एक स्कूल थी वहाँ पे। उससे पहले 5वीं 6वीं तक मैं 17 नंबर स्कूल में पढ़ा हूँ। तो ऐसी जर्नी थी वो।
पता ही नहीं था कि रैप कभी शुरू होगा मेरे इसमें, मतलब कभी रैपर बनूंगा या कुछ। हम एकदम बस्ती की लाइफ थी, मेरा भाई मेरी बहन, हम खेलते थे, कभी चोरी करते थे किधर कुछ भी करते थे, इतने बस्ती के बच्चों के साथ में कुछ भी करते थे। ऐसे बहुत कांड भी किए हमने बचपन में। उस समय समझता नहीं था ना उस ये समय सही है या गलत है, समझता बस नहीं करना था। है। यस यस। है ना। तब मुझे शूटिंग एडिटिंग इसका बहुत इंटरेस्ट था, वीडियो शूट वगैरह। फिर जैसे टेक्निकल बातें समझ में आए, फिर वेडिंग्स के काम में करता था। फिर उसके बाद में मेरा एक दोस्त था चार्ली करके कॉलेज में, तो उसने एक रैप लिखा था अमरावती में। तो उसको पता था कि मैं शूट और एडिटिंग करता हूँ। तो फिर उसने बोला कि मेरा एक रैप है यार, ऐसा शूट करना है, एडिट करना है। तब तक मुझे रैप तक पता नहीं था, रैप के बारे में। पहले मैं डांस करता था, पर था मैं आर्टिस्ट था। पर उसने बोला कि ये करना है। फिर हम स्टूडियो में गए, म्यूज़िक कैसा बनता है उधर भी देखा। तो उधर भी खर्चा, म्यूज़िक का खर्चा 10,000 5,000, फिर भी हमने एडजस्ट किया। फिर वहाँ पे कुछ वर्स की कमी थी, मतलब ऐसा कुछ स्टैंजा कम गिर रहा था। तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ लिख के देखा, तो वो हो गया। पूरा रैप उसका ही था, पर कुछ लाइंस थी जो मैंने लिखी थी, तो वो जम गया। फिर वहाँ से मुझे पता चला कि मैं भी लिख सकता हूँ करके। फिर उसके वजह से मेरे को पता चला कि हाँ, रैप लिख सकता हूँ मैं, राइमिंग लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद में मंगेश के साथ में मेरी मुलाकात हुई। इसका भी रैप का शूट और एडिट किया था मैंने पहली बार। फिर इसका भी रैप मैंने सुना। इसने भी बस्ती के ऊपर लिखा था, अच्छा किसानों के ऊपर लिखा था, इसके लाइफ के स्ट्रगल के बारे में लिखा था। फिर और पता चला कि अरे बाप रे, कि ऐसा भी रहता है ना। फिर यहाँ से शुरुआत हुई, तो फिर ये जून तक ऐसा सफ़र रहा। और कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, सपना में भी नहीं सोचा था कि बॉलीवुड में अपना रैप आएगा कभी, है ना। एक बस्ती के लड़के का बॉलीवुड तक बहुत खर्चा लगता है, या सुना है कभी मुंबई में रहो या अच्छी पहचान होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, तब जाके वो मिलेगा। पर ऐसा ही एक बस्ती के लड़के को चांस मिला था, तो लिख दिया। ऐसा है, चांस मिला तो कर लेंगे हम ऐसे ही चांस नेटफ्लिक्स पे भी मेरा रैप है, मर्डर इन अ कोर्ट रूम सीरीज, नागपुर की वो स्टोरी है, अक्कू यादव के ऊपर है। तो उसमें टाइटल ट्रैक है मेरा, शीतल साठे उन्होंने गाया है उसमें। एक MC मवाली करके रैपर है, और विदर्भ से। नेटफ्लिक्स पे भी है। कल तक नेटफ्लिक्स के हम ये यूज़र ID पासवर्ड दूसरे को मांगते थे। आज नेटफ्लिक्स पे रैप है, तो भी बहुत अच्छा लगता है। यस, ऐसे चलती जा रही है जर्नी अभी तक। तो ओवरऑल जैसे आप बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा एक प्रोफेशन हो सकता है। राइट। यस आगे चल के, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स भी इस प्रोफेशन में आ रहे हैं। तो हम थोड़ा सा यंगस्टर्स को थोड़ा आपके तरफ से मोटिवेट या गाइड करेंगे। तो ये रैप जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? मतलब टाइप इसमें बहुत सारे होते हैं, ऐसे पर्टिकुलर अपन बता नहीं सकेंगे। जॉनर्स अलग अलग रहते हैं। हाँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक कमर्शियल जॉनर अलग रहता है जो कॉमन पब्लिक पब वगैरह में ज़्यादातर चलता है। एक लव रहता है, रोमांटिक रहता है, सोशल रहता है, जैसे मैं करता हूँ। अंडरग्राउंड एक रहता है। अंडरग्राउंड जो मैं करता हूँ वो अंडरग्राउंड में भी आता है। अच्छा। अंडरग्राउंड बोले तो एकदम अपनी बातें हो गई, अपने फीलिंग्स हो गए, या स्ट्रगल हो गया, तो ये अंडरग्राउंड में जाता है सब। एक ऐसा भी है जो पोइट्री टाइप भी बोल सकते हैं अपन, मतलब उसमें म्यूज़िक बहुत कम रहता है, वैसे बोलते बोलते कविताएं जैसे वैसे फॉर्म भी रहते हैं। तो ये सब अलग अलग जॉनर्स है। और इसमें ज़्यादातर जो लोग सुनते हैं अंडरग्राउंड ज़्यादा सुनते हैं। जैसे अभी संबाटा वगैरह, ये जितने भी रैपर्स है जो अभी फेमस है, हनुमान काइंस वगैरह, ये तो ये सब उसमें जाते हैं रैप्स। उनकी स्ट्रगल्स के बारे में, उनके कल्चर के बारे में ज़्यादा बताना। यस। तो ऐसे ऐसे जॉनर्स है। तो मेरा जॉनर ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कोई जॉनर, मैं हर जॉनर के रैप करता हूँ, जैसे काम आया वैसे मैं वो काम देता हूँ। Yes. तो यंगस्टर्स को आप क्या बताना चाहेंगे? अगर इसमें करियर सोच रहे हो तो मैंने कभी इसमें करियर नहीं देखा, मैंने बस काम करते गया जी। और मतलब मैं दिल से काम करता था। मेरे मतलब ये जो विषय था
ये अंदर से निकलती थी सब फीलिंग्स। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ये रैप से पैसे कमाऊंगा या स्टार बनूंगा, ये ऐसा। मैं आज भी खुद को ऐसा स्टार नहीं मानता, या मैं फेमस हो जाऊंगा कल और बड़ा हो जाऊंगा, ये भी नहीं सोचता। बस ऐसा है कि जो बातें निकलती है, ये बोलते हैं ना अपन कि ये काम करने से मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो बस ये मैं काम मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए कर रहा हूँ, और कर रहा हूँ इसलिए उसका फल भी मुझे मिल रहा है। तो कब क्या मिलेगा ये मुझको उसकी अपेक्षा नहीं हो। एक करियर लेके मैं इसको चल नहीं रहा हूँ, और करियर लेके इसको चलना भी नहीं चाहिए किसी ने। ये अपनी पसंद की चीज़ है तो करो, कुछ भी है, सब में करियर है, मतलब सब बातों में करियर है। पर अगर सच में तुमको मतलब करने में अच्छी लगती है, होते है, तो सब फील्ड में है करियर। ऐसा कुछ नहीं है कि इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। जो भी कुछ करेंगे अपने दिल से, वो उसमें होगा ही, बोले तो होगा ही, सक्सेस मिलेगा। यस मिलेगा ही। अगर आप में वो बात है तो वो मिलेगा ही। बहुत बड़ी बात कही और बहुत अच्छा मैसेज है आपने यंगस्टर्स को कि दिल से करो, बस दिल से जो भी करेंगे उसमें आपको सक्सेस है 100%। क्या बात है। थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय हमें दिया, यहाँ पे एक इवेंट के लिए आए और हमारे एक गुजारिश पे आप यहाँ पे शामिल हुए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू विपिन जी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।